हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स फॉर फोटॉन्स। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स देखा था कि किस तरह से जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं उसका एक्सप्रेशन क्या रहता है एंड वो हमको बताती है कि कितनी एब्जॉर्प्शन या एमिशन हो सकती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बता रहा है फोटॉन्स की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में। अगर सिमिलरली अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, लिटरल मीनिंग की बात करूं, बेसिकली डेंसिटी क्या होती है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम या कोई भी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट एरिया। अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करूं, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ, इट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया सिर्फ और सिर्फ हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर फोटॉन्स, मैं सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स की बात कर रहा हूं, यहां पर हम लोग सिर्फ फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर फोटॉन्स अगर इसमें डिफाइन करना चाहूं, इट इज या इट इज द density of the photons is the total number of, जैसे मैंने बोला इट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, नॉर्मल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और फॉर फोटॉन्स इट इज द टोटल नंबर ऑफ अलाउड, नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम in the energy range, in the energy range E and E plus DE। जो हमारी जो एनर्जी रेंज होगी E और E plus DE, इस रेंज के अंदर अगर देखा जाए तो इस रेंज के अंदर अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है और एटम की अगर मैं एनर्जी रेंज की बात करूं तो देयर कैन बी मेनी नंबर ऑफ एनर्जी रेंज और एनर्जी लेवल्स, सिंगल एनर्जी हो गया। और इसमें अगर मान लो ये जो एनर्जी रेंज है E, यहां से यहां तक जो हो गया हमारे पास E, फॉर एग्जांपल मान लो ये छोटी सी रेंज हो गई DE, तो टोटल रेंज E एंड यहां से यहां तक दिस इज E प्लस DE। तो E एंड E प्लस DE, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी? अलाउड स्टेट्स, जिसमें कि एनर्जी की वैल्यूज हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द एनर्जी रेंज E एंड E प्लस DE इज नोन एज डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। अगर हम फोटॉन्स की बात करें, फोटॉन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज अ वेव पैकेट और इट इज द एनर्जी। अब यहां पर एक छोटी सी चीज ये आ जाती है, हम ये देखते हैं कि हम लोग ऑलरेडी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स देख चुके हैं, जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स देख चुके हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर फोटॉन्स में स्पेशल क्या चीज है? अगर मैं नॉर्मली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करूं तो नॉर्मली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज करते हैं एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट कि ओनली 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इन अ स्टेट विद ऑपोजिट स्पिन्स। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 अलाउड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक स्टेट में, बट उन दोनों का जो स्पिन होता है वो ऑपोजिट रहता है। अगर स्पिन, अगर मान लो ये हमारी एक स्टेट है, दिस इज अ स्टेट, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक अप स्पिन का और एक डाउन स्पिन का, सिर्फ इतना ही हो सकता है फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो फोटॉन्स में हम लोग जो है स्पिन को नेग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज फोटॉन्स के केस में स्पिन नहीं होता है, फोटॉन्स के केस में पोलराइजेशन होता है। तो इसलिए वहां पर हम लोग पर स्टेट में सिंगल फोटॉन या फोटॉन को कंसिडर कर सकते हैं एक स्टेट में। अब ऑपोजिट स्पिन यहां पर क्या है? वी आर नॉट taking the spin into
कंसिडरेशन। तो अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात करूं, डेंसिटी ऑफ स्टेट इट इज टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम लोग यहां निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द एनर्जी रेंज E एंड E प्लस DE, और फिर उसको अब छोटी सी रेंज में निकाला एंड देन उसको हम लोग टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट हो जाएगी। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, डेंसिटी को डिफाइन किया रो E फॉर द एनर्जी रेंज E, इट इज इक्वल टू DNE डिवाइडेड बाई DE। ठीक है, अब यहां पर DNE जो यूज किया, NE जो हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, और DNE जो है वो एक छोटा सा फ्रैक्शन हो गया फॉर एनर्जी रेंज E, और DE हमारी छोटी सी एनर्जी रेंज। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर ये चीजें एग्जैक्टली क्या है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर जो है NE जो है, NE एग्जैक्टली क्या हो गया, दीज आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स in phase space having energy E। अब यहां पर ये जो फेज स्पेस है वो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझाता हूं। अब ये NE हो गया, नेक्स्ट इज DNE क्या हो गया, दीज आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन इनफाइनिटेसिमल small phase space having energy range E and E plus DE। इस रेंज में जो कि बहुत छोटा सा फेज स्पेस जो है उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर DNE, एंड रेस्ट हमारे पास रो E जो हो गया, इट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेप्ट जो है फेज स्पेस का वो मैं एग्जैक्टली समझाता हूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ फेज स्पेस। अब फेज स्पेस जो है, फेज स्पेस एक हाइपोथेटिकल स्पेस है जिसके की विच हैव टोटल 6 डायमेंशंस। इट हैव 6 डायमेंशंस, आउट ऑफ 6 3 आर स्पेस डायमेंशंस या 3 आर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स and similarly 3 are momentum coordinates। तो 3 + 3 टोटल हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि एक फेज स्पेस को डिफाइन करता है। हमने इसको हाइपोथेटिकल स्पेस इसलिए बोला क्योंकि वी कैन नॉट अज्यूम या वी कैन नॉट डिफाइन अ 6 डायमेंशनल स्पेस। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल स्पेस x, y, z आ जाता है, प्लस एक और डायमेंशन आता है दैट इज टाइम डायमेंशन। तो यहां पर क्या है, हमारे पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लोग x, y और z लिख सकते हैं, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो गया px, py एंड pz। ये टोटल हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए, और इसका जो मिनिमम वॉल्यूम इस फेज स्पेस का वो हम लोग h³ के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ h³। तो अब अकॉर्डिंग टू फेज स्पेस कॉन्सेप्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स इन एन इनफाइनिटेसिमल small volume is given by that will be equals to dNE is equals to d cube r and d cube p divided by h³। अब ये चीज एग्जैक्टली कहां से निकली ये भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक फेज स्पेस है। अब
फेस स्पेस जो है, पूरा फेस स्पेस है, उस पूरे फेस स्पेस से हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा फेस स्पेस का एलिमेंट उठाया। ठीक है, अब ये छोटा सा एलिमेंट उठाया और ये जो फेस स्पेस है उसको हम लोगों ने छोटे से छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया। इसको हम लोगों ने छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लो जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उन सेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और हमने बोला है मिनिमम वॉल्यूम जो है वो h क्यूब के फॉर्म में होता है इस सेल का। तो अगर हमारे पास n सेल है, n सेल्स हैं टोटल, तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी NH क्यूब, क्योंकि मिनिमम h क्यूब हो गया और n नंबर ऑफ सेल्स है हमारे पास, तो टोटल NH क्यूब हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर मान लो अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक हमारे पास क्या है, फोटोन है, एक फोटोन इन एक सेल, देर इज एन ओनली वन फोटोन इन सिंगल सेल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे। अब जितने नंबर ऑफ सेल्स हुए उतने नंबर ऑफ फोटोन्स हुए। तो अगर मान लो हमारे पास टोटल सेल्स जो हैं, एक सेल जो है सिंगल सेल की वैल्यू जो हो गई हमारे पास, अब यहां पर एक सेल का जो वॉल्यूम है दैट इज h क्यूब। अब मान लो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हो गए वो DNE हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, दिस इज टोटल सेल्स। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, इतने नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय सिंगल सेल का वॉल्यूम, तो ये हो गया h क्यूब इंटू DNE, ये आ गया। तो अब क्या बोल सकते हैं, ये तो हम लोगों ने इसने निकाल दिया। अब वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस निकालना चाहें तो फेस स्पेस में वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। अब जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है हम उस पोजीशन कोऑर्डिनेट को क्या x y z दैट मींस कि r लिख सकते हैं। तो इसका टोटल डायमेंशन क्या हो गया, अगर मैं टोटल वॉल्यूम इस केस में कहूं तो दैट विल बी dr क्यूब। अब dr दैट मींस कि dx dy एंड dz, अब dx dy dz हो गया। और सिमिलरली मोमेंटम का हम लोग dp क्यूब लिख सकते हैं, वहां पर dp क्यूब हो गया dpx dpy और dpz। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास अब हमको पता है कि ये टोटल वॉल्यूम जो हम लोगों ने ये निकाला और ये वाला टोटल वॉल्यूम दोनों बराबर है। तो जो DNE विल बी इक्वल्स टू dr क्यूब अपॉन d क्यूब डिवाइडेड बाई h क्यूब। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो हमारा आया d ऑफ NE इज इक्वल्स टू dr अपॉन d क्यूब p डिवाइडेड बाई h क्यूब। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स या टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गया। अब इंटायर स्पेस की बात करें तो इंटायर स्पेस में टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन इंटायर स्पेस, इन इंटायर स्पेस, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटायर स्पेस में हम लोगों ने DNE को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया। अब हम लोग DNE को इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ NE DNE, इंटीग्रेशन ऑफ DNE, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दैट मीन्स कि इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 है, तो हम लोगों ने इसको क्या किया, डबल इंटीग्रल लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको, या इंटीग्रेट किया हम लोगों ने dr क्यूब dp क्यूब या d क्यूब r और d क्यूब p डिवाइडेड बाई h क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है dr क्यूब क्या है, dr क्यूब इज dx dy एंड dz, दैट मीन्स x y और z तीनों में। तो x y z क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया v, इंटीग्रेट करेंगे और h क्यूब कॉन्स्टेंट है, h क्यूब बाहर निकल गया, हमारे पास बचेगा इंटीग्रल ऑफ dp क्यूब, ये बचा। अब ये जो dp क्यूब जो है हमारा,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, जिसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया dne को, तो निकला हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो डी पी क्यूब है, दैट मीन जो मोमेंटम जो कोऑर्डिनेट जो है, हम उसको इंटीग्रेट करने के लिए विल यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जो मोमेंटम जो है हमारे पास, वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट जो है वो उनकी सिमेट्री जो है वो स्फेरिकल रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। तो अब अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे तो वी नो दैट in case of spherical polar coordinates हमारे पास क्या होता है, r थीटा और तीसरा फाई होता है। अब r जो है हमारे पास, हम लोग नॉर्मली किसके लिए यूज करते थे, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंटम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर r थीटा फाई की जगह हम लोगों ने जो नोटेशन है उसको p थीटा एंड फाई यूज किया। तो यहाँ पर अगला हम देखें, जो यहाँ पर जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, कि मान लो यहाँ पर जो है वो स्फेरिकल सिमेट्री का हमारे पास एक स्पेस आ गया, तो हमारे तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। ये हमारा x कोऑर्डिनेट दैट मीन्स px आ जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट ये py हो गया, ये z कोऑर्डिनेट ये pz कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है p, तो सेंटर से ये जो पॉइंट p है, इस पॉइंट p के साथ ये जो z वाला एंगल बनाता है वो थीटा। अब इस पॉइंट p का प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग। अब इस पॉइंट p का जब प्रोजेक्शन लेंगे तो ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर जब जुड़ेगा तो ये वाला जो एंगल मिलेगा हमको वो हो जाएगा फाई, और ये जो प्रोजेक्शन है ये पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट करेगा, प्रोजेक्शन इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास P का जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है px py pz, दैट मीन्स P, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास थीटा और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास फाई। अगर मैं P की बात करूं तो P स्पेसिफिकली कहां से, सेंटर ऑफ ओरिजिन जीरो से लेके यहाँ इसका जो डायमेंशन है वहां तक वेरी करेगा। थीटा जो है, थीटा एंगल की बात करें तो थीटा एंगल ये जो P है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस से लेके दूसरी एक्सिस के बीच में जो वेरी करेगा, इसका टोटल एंगल 180 होगा, दैट इज पाई। तो वो 0 से पाई तक वेरी करेगा। और जो फाई की बात करें तो फाई ये इस तरह से वेरी करेगा, तो यहां से लेके टोटल यहां तक, दैट मीन्स वो 0 से टोटल कहां तक वेरी करेगा, 2 पाई तक। तो हम लोग जो है हमारा ये जो जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले थे, इंटीग्रल ऑफ डी क्यूब पी जो है उसको हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ किसका, आर थीटा फाई का। तो अगर मैं किसी भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये जो हमारा जो है वो बचेगा हमारे पास पी स्क्वायर डी पी साइन ऑफ थीटा डी थीटा एंड डी फाई, इस तरह से बचेगा हमारे पास आर थीटा एंड फाई, ठीक है। तो ये आर थीटा फाई इस तरह से लिख लिया हम लोगों ने। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहला हमारा एक हो जाएगा फाई के साथ इंटीग्रल, एक हो जाएगा पी स्क्वायर डी पी, और तीसरे का इंटीग्रल होगा साइन थीटा डी थीटा का। अब बात करूं कि अगर मैं डी फाई को इंटीग्रेट करता हूं, जब डी फाई को इंटीग्रेट करता हूं तो मैंने बताया कि फाई 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहा है। अगर डी फाई को इंटीग्रेट करता हूं तो डी फाई का फाई होगा, फाई हो जाएगा। और जब देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, इंटीग्रल ऑफ डी फाई, फिर दूसरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और तीसरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पी स्क्वायर डी पी। अब डी फाई का इंटीग्रल जो हो जाएगा फाई, और फाई जो है फाई कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक वेरी कर रहा है, तो इसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई, और माइनस लोअर लिमिट है 0, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास 2 पाई डी फाई की। अब साइन थीटा डी थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1,
और इस ये वैरी कर रहा है 0 से पाई तक, साइन 0 इज 0, और जो पाई की वैल्यू है वो साइन थीटा के इंटीग्रल है माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से पाई तक वैरी कर रहा है, तो कॉस पाई इज -1 माइनस ऑफ कॉस 0 इज 1, तो माइनस ऑफ -1 एंड -1, दैट मीन्स -2 का माइनस होगा, दैट मीन +2 हो जाएगा। जो साइन थीटा जो है वेरी कर रहा है 2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसको फॉर द टाइमिंग हम लोग ने p² dp एज इट इज लिख लिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटीग्रल ऑफ p² dp। यहां तक हो गया। ये हमारे पास d³ p की वैल्यू निकली। अब ये जो d³ p की वैल्यू है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इस वाले में, जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाला है। तो जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है हमारे पास, हेंस n ऑफ e विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, n ऑफ v विल बी v अपॉन h³, और हमारे पास इंटीग्रल ऑफ d³ p था। अब d³ p की जगह वैल्यू लग दो तो v अपॉन h³, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 4 पाई इंटीग्रल ऑफ p² dp। यहां तक आ गया। अब अगेन अगर मैं p² को विद रिस्पेक्ट टू p इंटीग्रेट करता हूं तो p² जो हो जाएगा p का p³ अपॉन 3, ठीक है। तो ये जो 4 पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 पाई v अपॉन h³ इंटीग्रल ऑफ p² dp। अब अगर यहां पर हम लोग ध्यान से देखें इसको इंटीग्रेट करने से पहले, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या है, फोटॉन्स है। अब ये चीज क्या है हमारे पास, ये डिपेंडेंट है एनर्जी के ऊपर, बट अगर हम लोग राइट हैंड साइड देखें तो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, v वॉल्यूम कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट, और ये वाला जो है वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको क्या है, दोनों को एक चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि we know that energy of a photon can be written as E is equals to mv² होता है, उसको मैं mc² लिखता हूं। वेलोसिटी को, नॉर्मल वेलोसिटी जो है, अब नॉर्मल फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी c होगी, तो mc² हो गया। अगर मैं mc इंटू c लिखूं वही बात हो गई। mc जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है, दैट विल बी pc हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से p की वैल्यू निकाली, p इज इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाई c। और सिमिलरली अगर मैं इसको dp करूं तो c जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू de डिवाइडेड बाई c। अब ये जो dp की वैल्यू है वो उठा के मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। जब dp की वैल्यू जब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो वी हैव ne जो है, ne विल बी इक्वल्स टू 4 पाई v डिवाइडेड बाय h³ इंटीग्रल ऑफ, अब यहां पर जो है हमारे पास p² जो है, p² में p की वैल्यू डाली, वो हो गई हमारे पास, सॉरी, जो p² की वैल्यू e अपॉन c का स्क्वायर, एंड जो dp है, dp आ गया हमारे पास de डिवाइडेड बाई c। अब अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग, अगर ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, 4 पाई v एज इट इज, h³ एज इट इज, c कांस्टेंट है तो c एक यहां पर आ गया, c² एक c यहां पर आ गया, तो दैट विल बी c³। और उसके बाद अगर इंटीग्रल करें तो वो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा e² d आ जाएगा। अब e² को विद रिस्पेक्ट टू e अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू e³ डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई v इंटू e³ और डिवाइडेड बाई h³ c³ और साथ में हमारे पास 3 आ गया, यहां पर आ गया। अब ये तो हम लोग यहां पर पहुंच गए, हमारे पास ne की वैल्यू आ गई यहां पर। अब हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में देखा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहां पर हम लोग पॉलीज प्रिंसिपल यूज करेंगे फोटॉन्स के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पॉली अ फोटोन हैज 2 स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन क्या बचेगी, यहां पर क्या है कि यहां पर फोटोन जो है उसकी 2 स्टेट हो जाएगी फॉर 2 फोटॉन्स। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अकॉर्डिंग टू पॉली, तो अकॉर्डिंग टू पॉली जो हो जाएगा a photon has 2 states of polarization, 2 states of polarization। तो therefore हमारे पास ये जो इक्वेशन है यानी कि दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जो Ne जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई v e क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ h क्यूब c क्यूब। अब 4 2 8 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 पाई v e क्यूब डिवाइडेड बाय 3h क्यूब c क्यूब। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बता रही है हमको, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द फेज स्पेस। ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द फेज स्पेस। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स विल बी, या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर फोटॉन्स विल बी, अब डेंसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हैं, दैट इज रो ई इज इक्वल्स टू डी एन ई डिवाइडेड बाय डी ई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट मीन्स डी अपॉन डी ई ऑफ डी एन ई। तो एन ई की वैल्यू ये आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 पाई वी ई क्यूब डिवाइडेड बाय 3h क्यूब सी क्यूब। अब इसको अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो हमारे पास 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू e कर रहे हैं तो e अंदर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कांस्टेंट है, h क्यूब कांस्टेंट है, c क्यूब कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो है d अपॉन डी ई ऑफ e क्यूब बचेगा। तो अब e क्यूब को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहां पर आ जाएगा 3e स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 8 पाई v डिवाइडेड बाय 3h क्यूब c क्यूब, ठीक है। और ये जो बचेगा इंटू 3e स्क्वायर। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो एक्सप्रेशन बचा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन नीचे लिख देता हूं, ये एक्सप्रेशन जो बचा दैट इज 8 पाई v इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई h क्यूब c क्यूब। ये हमारा पास बचा रो ई, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 2 एक्सप्रेशन मिले, कौन सा, ये पहला वाला एक्सप्रेशन अगर मैं इसको a बोलूं और ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन b। अब यहां पर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं एन ई की बात करूं, ये किसके प्रोपोर्शनल है, यहां पर 8 पाई और v कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, h क्यूब कांस्टेंट, c क्यूब कांस्टेंट। तो n इज प्रोपोर्शनल टू e क्यूब एंड सिमिलरली डेंसिटी रो जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, v कांस्टेंट, h क्यूब कांस्टेंट, c कांस्टेंट। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू e स्क्वायर। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से मैं लिख सकता हूं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एनर्जी एंड जो डेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एनर्जी। अब यहां पर अगर देखें, ये हम लोगों ने क्या निकाला इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नाउ अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब इसमें पता है कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एन ई एंड रो ई में। जब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एन ई जो है वो क्या हो जाएगा, अब पहले हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट लिखते हैं तो रो ई की जगह हम लोगों ने लिख दिया
इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू 8 पाई वी, ई की जगह एच न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच क्यूब सी क्यूब। अब यहां से एच स्क्वायर है और ये एच क्यूब है, तो ये स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, सिर्फ एक एच बचेगा, तो ये एक्सप्रेशन बचा 8 पाई वी, ये एच कट गया, दिस इज न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक एच बचेगा, एच सी क्यूब बचेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ फोटॉन्स in terms of frequency वो बचेगा n, हम लोगों ने e यूज किया बट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 पाई v, e की जगह वैल्यू डाल दो 8 पाई v, अब e की जगह वैल्यू डालता हूं तो दैट विल बी h न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3h क्यूब सी क्यूब। अब यहां से h क्यूब पूरा का पूरा h क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा 8 पाई v न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3c क्यूब। अब अगेन ये जो हमारे पास अगर बोल दो दिस इज c एंड दिस इज एक्सप्रेशन d। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इन एक्सप्रेशन से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है, या सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स बात करूं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, क्योंकि 8 पाई v 3 c ये सारे कांस्टेंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब। एंड सिमिलरली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, क्योंकि 8 पाई v एंड h एंड c ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तो हमारे पास इट विल बी प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। सेम चीज, बस डिफरेंस जो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में है। और ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू एच नहीं है, दैट मीन्स E प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो अगर एनर्जी में चेंज आएगा तो सेम चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर NE जो है वो E क्यूब के प्रोपोर्शनल है और यहाँ NU है वो न्यू क्यूब के प्रोपोर्शनल। डेंसिटी है वो E स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, डेंसिटी है वो न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये था हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर फोटॉन्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।